तो दोस्तों, आज की केस स्टडी है केतन पारेख स्कैम की। केतन पारेख जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अपना स्टॉक ब्रोकिंग का फैमिली बिजनेस चलाता था। एंड एज वी सी इन हर्षद मेहता स्कैम कि केतन पारेख हर्षद मेहता की कंपनी में हर्षद मेहता का ट्रेनी भी था। केतन पारेख पंप एंड डंप स्कीम और कुछ टेक्निक का यूज करके इस पूरे स्कैम को चला रहा था। पंप एंड डंप इट्स अ फ्रॉड स्कीम, जिसमें स्कैम चलाने वाले ऑपरेटर्स पहले किसी कंपनी के शेयर्स बड़ी मात्रा में खरीद लेते हैं और फिर झूठी इंफॉर्मेशन देकर या फिर झूठा दिखावा करके इन्वेस्टर्स को उस स्टॉक की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन ऑपरेटर्स की जाल में फंसकर ये शेयर्स को बाय करने लगते हैं, जिससे उस पर्टिकुलर शेयर्स की डिमांड बढ़ने लगती है और जिसकी वजह से शेयर की प्राइसेस भी बढ़ने लगती है। उस स्टॉक की बढ़ती हुई डिमांड और प्राइस को देखकर और ज्यादा इन्वेस्टर्स उन ऑपरेटर्स पर ट्रस्ट करके शेयर्स बाय करते हैं, जिससे शेयर की प्राइस बढ़ जाती है, यानी कि पंप हो जाती है। और फिर जब शेयर की प्राइस अच्छी खासी बढ़ जाती है तो वो ऑपरेटर्स उन स्टॉक को बेचकर यानी कि डंप करके अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं। जब ऑपरेटर्स उस स्टॉक को सेल करते हैं और उसके प्रमोशन को बंद कर देते हैं, तब वो शेयर ओवर वैल्यूड होने के कारण और ऑपरेटर ने फैलाई हुई इंफॉर्मेशन या दिखावा झूठा होने की वजह से उस पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस गिरने लगती है और जिन इन्वेस्टर्स ने उस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करा था उनको लॉस बेयर करना पड़ता है। केतन पारेख पहले कुछ स्टॉक में अच्छे खासे स्टेक यानी कि हिस्सेदारी बाय कर लेता था और फिर उसे मैनिपुलेट करता था। बेसिकली 2 टाइप्स के इन्वेस्टर होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स एंड द सेकंड वन इज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर यानी कि इंडिविजुअल्स जो अपने लिए या फिर अपने पर्सनल अकाउंट के लिए शेयर्स बाय करते हैं, जैसे कि यू एंड मी। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए या फिर लोगों के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, हेज फंड्स एक्सेट्रा। जैसे कि हमने देखा था कि हर्षद मेहता अपने स्कैम में रिटेल इन्वेस्टर्स को अपने स्टॉक की ओर ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करता था। वहीं केतन पारेख का प्लान इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने का था, क्योंकि वो बहुत बड़ी अमाउंट के साथ इन्वेस्ट करते हैं। किस तरह से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट किया जा सके और उसके लिए क्या करना होता है, ये केतन पारेख को बहुत ही अच्छे तरीके से पता था, क्योंकि केतन पारेख एक इंस्टीट्यूशनल स्टॉक ब्रोकर था। उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग तरीके का यूज करके केतन पारेख स्टॉक को मैनिपुलेट करने लगा। बहुत सारे इन्वेस्टर्स, स्पेशली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, लिक्विडिटी को काफी इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए केतन पारेख ने सर्कुलर ट्रेडिंग शुरू किया। सर्कुलर ट्रेडिंग करके स्टॉक का वॉल्यूम आर्टिफिशियली बढ़ाया जाता है। किसी दिन या दिन के किसी स्पेसिफिक टाइम तक कंपनी के कितने शेयर्स ट्रेड हुए हैं उसे उस पर्टिकुलर स्टॉक का वॉल्यूम कहते हैं। जैसे जैसे नए ट्रेड होते हैं वैसे वैसे उस दिन का वॉल्यूम बढ़ता जाता है। सर्कुलर ट्रेडिंग में ऑपरेटर्स अपने ही बीच में ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि पहला ऑपरेटर दूसरे ऑपरेटर को शेयर बेचता है, दूसरा तीसरे को और तीसरा ऑपरेटर फिर पहले ऑपरेटर को। इसी प्रकार से एक सर्कल में ये ट्रेडिंग होती है और शेयर्स उन्हीं ऑपरेटर के बीच रोटेट होते हैं, जिससे स्टॉक का वॉल्यूम जो है वो बढ़ता है। सर्कुलर ट्रेडिंग में ऑपरेटर्स एक साथ मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि कितने शेयर्स ट्रेड करने हैं, कौन सी प्राइस पर करने हैं और कब करने हैं। उसके बाद उस शेयर को खरीदने वाला ऑपरेटर और बेचने वाला ऑपरेटर एक साथ उतने शेयर के ऑर्डर्स सेम प्राइस और सेम टाइम पर ऑर्डर करते हैं, मींस एग्जैक्टली मैचिंग ऑर्डर प्लेस करते हैं, जिससे वो पर्टिकुलर शेयर उन्हीं ऑपरेटर के बीच ट्रेड होते हैं और उस स्टॉक का वॉल्यूम बढ़ जाता है। सर्कुलर ट्रेडिंग करने के लिए केतन पारेख अपनी ही अलग अलग कंपनीज के बीच शेयर को बाय और सेल करता था और स्टॉक का वॉल्यूम जो है वो बढ़ाता था। केतन पारेख मेनली 10 ऐसे स्टॉक थे जिसको मैनिपुलेट करता था, जिन्हें K10 स्टॉक कहा जाने लगा था। हाई वॉल्यूम की वजह से वो स्टॉक एक्टिवली ट्रेडिंग होते हुए दिख रहे थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि उन स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है। केतन पारेख उन स्टॉक्स में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके उस पर्टिकुलर स्टॉक्स की प्राइस भी बढ़ा रहा था। इस वजह से इन्वेस्टर्स भी उस स्टॉक में पार्टिसिपेट करने लगे थे। केतन पारेख के कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से अच्छे रिलेशन थे। वो इन्वेस्टर्स भी K10 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे थे और जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उस स्टॉक में आ जाते थे तब उस स्टॉक की डिमांड और प्राइस बढ़ जाती थी। उस बढ़ती हुई प्राइस और वॉल्यूम के कारण रिटेल इन्वेस्टर भी उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने लगे थे। उस दौर में यानी कि 1997 से लेकर 2001 टू 2002 के पीरियड में .com बूम चल रहा था, जिसमें टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम इक्विपमेंट प्रोवाइडर कंपनीज के स्टॉक काफी तेजी से बढ़ रहे थे। इन्वेस्टर्स उस
स्टॉक्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। तभी केतन पारेख ने टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम इक्विपमेंट प्रोवाइडर और मीडिया कंपनीज के स्टॉक्स पर मैनिपुलेशन करना शुरू कर दिया, जिससे केतन पारेख द्वारा उन स्टॉक्स में चल रहे मैनिपुलेशन की किसी को खबर तक नहीं लगी। इन शॉर्ट, केतन पारेख की जो टाइमिंग थी वो बहुत ही अच्छी थी। दिखने में तो ऐसा लग रहा था कि केतन स्टॉक्स की प्राइस अच्छी फ्यूचर ग्रोथ, अच्छे फंडामेंटल्स और .com बूम की वजह से बढ़ रही है। केतन पारेख पूरी कोशिश करता था कि जिन स्टॉक को वो मैनिपुलेट कर रहा है उसे अच्छा मीडिया अटेंशन मिले और वो स्टॉक ऑलवेज न्यूज में रहे, जिससे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स उस स्टॉक के प्रति अट्रैक्ट होंगे और स्टॉक की प्राइस बढ़ने में हेल्प होगी। केतन ने पेंटाफोर सॉफ्टवेयर को मैनिपुलेट करके उसकी प्राइस 175 रुपीज से सीधा 2700 रुपीज तक पहुंचा दी। सिमिलरली ग्लोबल टेली सिस्टम की प्राइस 85 रुपीज से 3100 रुपीज तक, HFCL की प्राइस 42 रुपीज से 2300 रुपीज तक और जी की स्टॉक प्राइस 750 से 11,000 तक पहुंचा दी। और इसी प्रकार कई सारे स्टॉक को मैनिपुलेट करा। जैसे ही स्टॉक प्राइसेस बहुत हाई लेवल पर आ पहुंची, तब केतन पारेख उस पर्टिकुलर स्टॉक्स को डंप करने लगा और उसने कुछ गिने चुने स्टॉक पर ही अपना फोकस लगाया और उनमें अच्छी पोजीशन बना ली, यानी कि उन कंपनीज में और स्टेक्स बाय कर लिए। अपने इस स्कैम को चलाने के लिए केतन पारेख को जो पैसा लगा वो उसने मेनली दो जगह से अरेंज किया था, कंपनी के प्रमोटर्स और बैंक्स। प्रमोटर्स को जब अपने शेयर्स बेचने होते थे तब प्रमोटर्स चाहते थे कि अच्छी प्राइस लेवल पर, यानी कि जब शेयर की प्राइसेस अच्छी खासी बढ़ जाएगी तब शेयर्स को बेचा जाए, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा मिलेगा। कुछ कंपनी के प्रमोटर्स शेयर्स को गिरवी रखकर उस पर लोन लेते हैं और जब शेयर्स की प्राइस काफी बढ़ जाती है तब प्रमोटर्स को उस शेयर्स पर ज्यादा लोन मिलता है। इसीलिए कंपनी के प्रमोटर्स केतन पारेख को पैसे देकर स्टॉक प्राइसेस मैनिपुलेट करने के लिए कहते थे। केतन पारेख को मेनली GTB यानी कि ग्लोबल ट्रस्ट बैंक और MMCB यानी कि माधवपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, इन दो बैंक से फंड मिलता था। शेयर की प्राइस जब बढ़ जाती थी तो केतन पारेख अपने शेयर्स बैंक के पास एज ए कोलेट्रल यानी कि गिरवी रखकर उस पर लोन लेता था और वो पैसे फिर से स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट करने के लिए यूज करता था। केतन पारेख ने ग्लोबल ट्रस्ट बैंक यानी कि GTB में अच्छे खासे स्टॉक खरीदे थे। इट वाज अ पार्ट ऑफ हिज प्लान। फिर उसने GTB के ऑफिशियल्स के साथ मिलकर GTB का यूज अपने फंड को अरेंज करने के लिए किया। वहीं MMCB जो कि गुजरात बेस्ड कोऑपरेटिव बैंक थी, उसका इस स्कैम में बहुत बड़ा रोल था। MMCB के कुछ ऑफिशियल्स ने केतन पारेख की बहुत बड़ी हेल्प करी। उस टाइम पर RBI के रूल्स के अनुसार बैंक किसी स्टॉक ब्रोकर को 15 करोड़ के ऊपर लोन नहीं दे सकती थी, बट स्टिल MMCB ने केतन पारेख को करीब 800 करोड़ का लोन दिया था। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक उसने भी केतन पारेख को 100 करोड़ के ऊपर का लोन दिया था। MMCB ने RBI का रूल तो तोड़ा ही और साथ ही साथ केतन पारेख को प्रॉपर कोलेट्रल के बिना ही लोन इश्यू कर दिया। जिस तरह हर्षद मेहता ने रेडी फॉरवर्ड डील का यूज किया था, उसी तरह फंड को अरेंज करने के लिए केतन पारेख ने पेमेंट ऑर्डर इस इंस्ट्रूमेंट का गलत इस्तेमाल किया, जिसके लिए उन्होंने MMCB की हेल्प ली। पे ऑर्डर इज अ पे इंस्ट्रूमेंट लाइक डिमांड ड्राफ्ट, जिसमें पे ऑर्डर लेने से पहले आपको पे ऑर्डर इशू करने वाली बैंक को वो अमाउंट पे करनी होती है। MMCB केतन पारेख की कंपनीज के नाम पर पे आउट ऑर्डर इशू करती थी। केतन पारेख की कंपनीज के बैंक ऑफ इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज ब्रांच में भी करंट अकाउंट थे, जो कि बहुत बड़ी ब्रांच थी। क्विक पेमेंट के लिए केतन पारेख MMCB से मिले पे ऑर्डर्स को बैंक ऑफ इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज ब्रांच में देकर पैसे लेता था। तब BOI पे ऑर्डर लेते वक्त 18.5% इंटरेस्ट लगाती थी। मार्च 2001 में MMCB ने केतन पारेख की कंपनीज के नाम पर 137 करोड़ रुपीस के पे ऑर्डर्स इशू करे थे, जो कि केतन पारेख की कंपनीज ने BOI की स्टॉक एक्सचेंज ब्रांच को दिए, जो कि उन्होंने क्लियरिंग के लिए भेज दिए, जिसके बाद उस बैंक को वो पैसा पे ऑर्डर इशू करने वाली बैंक से मिल जाता था। नॉर्मली अगर 3 दिन के अंदर क्लियरिंग हाउस से पे ऑर्डर रिटर्न नहीं आते थे तो ये समझा जाता था कि पे ऑर्डर जो है वो क्लियर हो गई है, लेकिन उसे भेजने के 11 से 12 दिन बाद RBI ने उस पे ऑर्डर्स को BOI को वापस भेज दिया। तब तक BOI उसने केतन पारेख की कंपनीज को वो पैसे ट्रांसफर कर दिए थे। RBI से ऐसा बर्ताव किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बड़े बड़े बैंकर्स भी इससे शॉक्ड हो गए थे। वो पेमेंट ऑर्डर्स बाउंस हुए थे क्योंकि MMCB ने क्लियरिंग में हिस्सा नहीं लिया था और ना ही कोई सफिशिएंट फंड था। फिर RBI ने MMCB को डिफॉल्टर घोषित किया था और BOI को 137 करोड़ का लॉस हुआ था। फिर BOI केतन पारेख से पैसे रिटर्न करने के लिए बोलने लगी, तो केतन पारेख ने सिर्फ 7 करोड़ रुपए ही रिटर्न किए और बाकी के 130 करोड़ रुपीस वापस करने से मना कर दिया, जिससे बैंक ने उस पर
130 करोड़ के फ्रॉड का आरोप लगाया और कंप्लेंट फाइल करी, जिसके बाद सीबीआई ने केतन पारेख को अरेस्ट किया और पूरा स्कैम सामने आया। सेम लाइक हर्षद मेहता, इस केस को एक्सपोज करने में सुचेता दलाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एमएमसीबी के कारण उनके डिपॉजिटर्स को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। डिफॉल्टर घोषित होने के बाद अपने पब्लिक डिपॉजिटर्स को एमएमसीबी ने पैसा रिटर्न नहीं किया था और आगे चलकर 2012 में आरबीआई ने एमएमसीबी का लाइसेंस रद्द किया। अपने स्टॉक मैनिपुलेशन के ऑपरेशन के लिए केतन पारेख ने 20 से 25 अलग अलग कंपनी जिन्हें वो ऑपरेट कर रहा था उनका एक नेटवर्क बनाया था। बैंक्स और प्रमोटर से मिला हुआ पैसा केतन पारेख अपने नेटवर्क में से किसी कंपनी को भेजता था, फिर वो पैसा नेटवर्क के थ्रू दूसरी कंपनी में ट्रांसफर किया जाता था। बीओआई से मिला पैसा भी केतन पारेख की कंपनीज ने इंस्टेंटली अपने नेटवर्क की दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर दिया था और वो पैसा केतन पारेख ने स्टॉक मार्केट में यूज किया था, जिससे केतन पारेख को उसने फंड कहाँ से लाया है और वो उसे कहाँ यूज कर रहा है ये छुपाने में मदद होती थी। केतन पारेख ने इस नेटवर्क का यूज सर्कुलर ट्रेडिंग करने के लिए और बैंक से लोन लेने के लिए किया था। जब .com बबल बस्ट होने लगा तब दुनिया भर में टेक्नोलॉजी स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही थी। तभी मार्च 2001 की शुरुआत में कुछ ट्रेडर्स और ब्रोकर्स ने केतन स्टॉक की प्राइस बढ़ने के कारण काफी ओवर वैल्यूड हो चुके थे, उसे शॉर्ट सेल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही थी। फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स भी शेयर बेचने लगे, जिससे केतन पारेख ने जिन स्टॉक में बड़ी पोजीशन ली थी वो लगातार गिरने लगे। इस बार इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स और शॉर्ट सेलर्स शेयर्स को बेच रहे थे। वहीं केतन पारेख अभी भी उस ओवरवैल्यूड स्टॉक को बचाने का काम कर रहा था, लेकिन केतन पारेख ज्यादा देर तक मार्केट से लड़ नहीं पाया। जब उन स्टॉक की प्राइस गिरने लगी तब केतन पारेख को बैंक से फंड रेज करने में दिक्कतें आने लगी। केतन पारेख ने फंड अरेंज करके मार्केट से फाइट करने की कोशिश की, बट वो नाकामयाब रहा। इसी के बीच केतन पारेख के पे ऑर्डर का मामला सामने आया और स्कैम एक्सपोज हो गया। केतन पारेख ने खरीदे हुए जिस स्टॉक की प्राइस कम टाइम पीरियड में कई गुना बढ़ गई थी, स्कैम एक्सपोज होने के बाद उन स्टॉक की प्राइस में ज्यादा गिरावट हुई, जैसे कि ग्लोबल टेली सिस्टम की प्राइस 3100 रुपीज से 120 रुपीज, HFCL की प्राइस 2300 रुपीज से 90 रुपीज यहाँ तक गिर गई और बाकी के स्टॉक में भी भारी गिरावट हुई। जिसने केतन स्टॉक में इन्वेस्ट करा था उन्हें बहुत बड़ा लॉस बेयर करना पड़ा। स्कैम के बाद एमएमसीबी एंड जीटीबी इन दोनों को भी काफी नुकसान हुआ। इस स्कैम के बाद केतन पारेख पर 2017 तक ट्रेड ना करने की बैन लगाई गई थी। इसके बावजूद 2009 में सेबी इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि केतन पारेख अभी भी कुछ कंपनी के जरिए ट्रेड कर रहा है और वो मार्केट में एक्टिव है। केतन पारेख की वजह से कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में पेमेंट क्राइसिस हुआ था, जिससे उनको 100 करोड़ का नुकसान हुआ था। मार्च 2014 में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने केतन पारेख को 2 साल की जेल सुनाई। 2001 के इस स्कैम के बाद केतन पारेख का नाम सामने आया। 1992 के कैनफिना म्यूचुअल फंड के स्कैम में भी केतन पारेख शामिल था और उसी रीजन की वजह से उसे 1 ईयर की जेल हुई थी। अपने इस स्कैम के दौरान केतन पारेख ने ओसीबी यानी कि ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज के जरिए करीब 2000 से 3000 करोड़ रुपीस आउट ऑफ इंडिया भेजे थे। सीबीआई ने उनका स्विस बैंक अकाउंट भी अपने कब्जे में ले लिया था। केतन पारेख सिर्फ स्विस बैंक में ही नहीं बट अलग अलग कंट्री की अलग अलग बैंक्स में भी पैसा भेजता था। उसके पॉलिटिशियंस के साथ काफी अच्छे संबंध रहे हैं, जिसका उनको काफी फायदा मिला। जैसे कि मिस्टर राधाकिशन दामानी का स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस था और केतन पारेख का फैमिली बिजनेस भी स्टॉक ब्रोकिंग का ही था, यानी कि दोनों सेम बैकग्राउंड से थे। पर मिस्टर दामानी आज वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर थे और लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। वहीं केतन पारेख के खिलाफ अभी भी कोर्ट में कई सारे केसेस चल रहे हैं। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस केस स्टडी। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव केस स्टडीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। हाथ बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ। डाउनलोड फायदे नाउ।